Guys, so today I'm back with your lecture number 8 and it is on idioms and phrases. So मैंने जो आपकी conceptual class है उसको कल prepositions की क्लास के साथ finish off किया है. We are left with one conceptual item and that is tenses. तो tenses मैं आपको करवाऊंगी 15th lecture पे, क्योंकि इट इज अ लेंदी टॉपिक. सो आई थॉट बीच में हम थोड़े लाइट वेटेड टॉपिक्स रख लेते हैं सो दैट आपको बहुत ज्यादा एकदम से इंफॉर्मेशन क्लटर ना हो जाए, राइट. और टेंसेस क्योंकि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ सीडीएस एज वेल एज योर एफकैट, तो इसलिए इसको हम स्पेशल इंपॉर्टेंस देंगे. in anyhow tenses are the spinal cord of your English language. ये आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके स्पाइनल कॉर्ड्स हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेस है, इसी के ऊपर सारी इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड है. तो इफ देर इज समबडी जिसको इंग्लिश बोलने या समझने में इशू है उनको एक्चुअली टेंसेस में इशू है. तो इसके ऊपर मैं लेक्चर आपके लिए स्पेशल अलग से लेके आऊंगी. उसको मैंने 15th लेक्चर पे रखा है इसीलिए क्योंकि ये काफी भारी भरकम टॉपिक है और इसको समझने में, इसको कैच करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा. तो अभी क्योंकि हमने सारी कंसेप्चुअल क्लासेस की थी जो काफी हैवी डोजेस वाली थी, तो इसलिए मैं आपके लिए एक लाइट वेटेड क्लास लाई हूँ इडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर. एंड इट इज सपोज टू बी फन एंड इट इज सपोज टू बी मोर एनर्जेटिक बिकॉज काफी फनी होते हैं कुछ इडियम्स, है ना, और इनको करने में बड़ा मजा आता है. इनफैक्ट इडियम्स और फ्रेजेस हिंदी में हम मुहावरे बोल देते हैं ना, वो होते हैं. तो अगर आप इनको हिंदी में भी पढ़ो तो भी बड़ा मजा आता है क्योंकि इतने अच्छे से कुछ चीजों को कंसेप्चुअलाइज किया गया है छोटे से शब्दों में. तो गागर में सागर भर देते हैं, है ना, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है. तो कितनी बढ़िया बात है. तो इट इज लाइक जैसे बोलते हैं ना, खाने के साथ चटनी मिलती है ना, तो ये अगर बातचीत करना खाना है तो ये उसकी चटनी है. तो मतलब स्वादिष्ट कर देती है एकदम आपकी जो कॉन्वर्जेशन है ना उसको. सो आई नो थोड़ी अटपटी सी एग्जाम्पल है बट आई एम अ बिग फूडी, सो आई विल ऑलवेज गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ फूड, सो bear with me on that. And this is going to be an amazing session and I personally love this topic of idioms and phrases. तो आई होप कि आपको थोड़ा सा इसमें समझ आएगा क्या करना है. इसके ऊपर मैं आपको बाद में भी क्वेश्चंस करवाऊंगी बहुत सारे. आज की क्लास को छोड़ के इसके अलावा मैं सिर्फ इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस की अलग से क्लास लेके आऊंगी क्योंकि इसकी हमें काफी जरूरत पड़ेगी स्पेसिफिकली वोकैबुलरी वाले पार्ट में ना. तो हम इसको वहां पे यूज करेंगे अच्छे से प्रॉपरली, राइट. तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. इसके पहले वाले क्लासेस का रिवीजन मॉड्यूल का जो पीडीएफ है वो भी आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा. तो आप उसको जाके देख सकते हो जब भी आपका मन हो देखने का. और उसमें क्वेश्चंस भी इंटैक्ट हैं, यू कैन सॉल्व देम. और दूसरा कि आई रियली होप कि आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चंस नहीं आएंगे, राइट. तो प्रैक्टिस करना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे वो इडियम्स फ्रेजेस हो या फिर इसके पहले वाली कंसेप्चुअल क्लासेस ही क्यों ना हो. हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट होता है सारा कुछ, तो बेसिक्स को 100% आपको ध्यान में रखना है, राइट. तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक्स देख लेते हैं. हमारे आज के टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको फ्रेजेस बताऊंगी क्या होते हैं, उसके बाद इडियम्स क्या होते हैं, फिर इनकी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस, और इन बिटवीन हम इनकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे. सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि इडियम्स की क्या टाइप्स होती हैं. बिलीव मी, इनकी भी टाइप्स होती हैं, फ्रेजेस की भी टाइप्स हैं. और फ्रेजेस और इडियम्स अलग अलग चीजें हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, ठीक है. और ये सब करने के बाद आपकी डेली वोकैबुलरी आएगी, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था. मैं रोज आपको नए वर्ड्स ला के दूंगी जो कि आपके पेपर में यूज में आएंगे. तो आज की डेली वोकैबुलरी में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और उनके मीनिंग जो है हिंदी में भी लिख के मैं लेके आई हूँ क्योंकि आई थॉट कि दैट इज अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना. तो विल स्टार्ट विद दिस न्यू अप्रोच फ्रॉम टुडे. और ये सारे मैं आपके लिए आज आइटम्स लेके आई हूँ. तो चलो हम फ्रेजेस के साथ स्टार्ट करते हैं. सो नंबर वन इज फ्रेजेस. नाउ व्हाट आर फ्रेजेस, नीचे यहाँ डेफिनेशन है. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस और क्लॉज. अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसकी हिंदी अगर आप बनाओ ना तो ये फंक्शन करते हैं एज अ मीनिंगफुल यूनिट. ये फंक्शन करते हैं एज अ मीनिंगफुल यूनिट, लेकिन ये खुद मीनिंगलेस होते हैं. ये खुद मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन जब ये एक सेंटेंस में यूज होते हैं ना तो वो उस सेंटेंस का मीनिंगफुल पार्ट बन जाते हैं.
जैसे अकेले में इनकी कोई सेंस नहीं बनेगी। अकेले में मैं अगर आपको कोई फ्रेज बोलूं जैसे वॉज रीडिंग, इट्स सेंसलेस है ना, हमें आगे पीछे का इसका कोई हिस्ट्री का पता ही नहीं क्या है ये, तो हम नहीं बोल सकते कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, खुद ये मीनिंगलेस है। लेकिन अगर मैं इसको एक सेंटेंस में यूज कर लूं, राहुल वॉज रीडिंग अ बुक, है ना, तो यहाँ पे ये इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देगा। क्योंकि अगर हम राहुल वॉज रीडिंग अ बुक में से वॉज रीडिंग निकाल दें तो राहुल अ बुक का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। तो ये फ्रेज इसमें डाल के हम इसको एक मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं जिससे एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको फ्रेज का मतलब समझ आ गया हो। फ्रेजेस अपने आप में मीनिंगलेस होते हैं, अपने आप में इनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये उस सेंटेंस का बढ़िया सा मीनिंग बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी टाइप्स को देखते हैं। सो दीज आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। सबसे पहला है नाउन फ्रेज। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक नाउन जिनमें होता है और उसको मॉडिफाई करके ये खुद एक नाउन की तरह एक्ट करते हैं। जैसे आई हैड अ डिलीशियस मील, आई हैड अ डिलीशियस मील, अब इसमें मील जो है वो क्या है, नाउन है ना। तो अकेला डिलीशियस मील इज मीनिंगलेस। अकेला डिलीशियस मील इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज अ फ्रेज। लेकिन एक सेंटेंस में डालने पे उसका ये मीनिंग बना देता है। फिर है प्रेपोजिशनल फेज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कंसिस्टिंग ऑफ प्रेपोजिशंस, इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एनी मॉडिफायर्स। जैसे कि वी क्लाइंब्ड अप द हिल, अब अप क्या है, डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन वाला प्रेपोजिशन है यहाँ। हमने अभी प्रीवियस क्लास में ही किया है, अप डायरेक्शन का प्रेपोजिशन है। तो अप द हिल अगेन खुद अपने आप में इसकी कोई भी सेंस नहीं है, लेकिन वी क्लाइंब्ड अप द हिल इज अ प्रॉपर सेंटेंस। नेक्स्ट है वर्ब फ्रेज। इसमें क्या है, मेन वर्ब इंक्लूड होता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जैसे सपोर्टिंग, जो सपोर्ट कर रहे हो मेन वर्ब को। जैसे वी आर वर्किंग हार्ड एज एवर, वी आर वर्किंग हार्ड ले लो आप अकेला। अकेला अगर आपके पास आर वर्किंग हार्ड लिखा है तो क्या इसकी कोई सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही है ना, क्या मतलब बनेगा इसका, कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका। तो इसलिए ये एक फ्रेज है। इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को, बिकॉज नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है मैंने। जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आर वर्किंग हार्ड खुद में इट इज मीनिंगलेस, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। लेकिन अगर हम उसको सेंटेंस में यूज करें, जैसे इसने यूज किया वी आर वर्किंग हार्ड, तो ये अब एक सेंसिबल सेंटेंस है और एक सेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें बता रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट। तो अब हम देखते हैं, इसके बाद है इन्फिनिटिव फ्रेज। ये इन्फिनिटिव्स होते हैं इनमें, जैसे जॉन वांट्स टू ट्रैवल अब्रॉड। अब ट्रैवल अब्रॉड अपने आप में क्या है, खाली फ्रेज है। लेकिन जॉन वांट्स टू ट्रैवल अब्रॉड, जॉन वांट्स टू ट्रैवल अब्रॉड, अब हमने क्या दे दिया, इसको एक सब्जेक्ट दे दिया जिसकी वजह से ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया। देन वी हैव एडजेक्टिवल फ्रेजेस, जिनमें क्या है, एक्टिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं वर्ड्स, लाइक द गर्ल इन वाइट ड्रेस इज रूबी। इन वाइट ड्रेस अब अगेन खुद में कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस में डालोगे तो ये सेंसिबल बन जाएगा। देन एब्सोल्यूट फ्रेज, जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, दिस इज अ क्लटर ऑफ वर्ड्स जो खुद में एक सेंटेंस है। अब ये एक्सेप्शन है फ्रेजेस की, ठीक है, ये खुद में एक सेंटेंस है, जैसे टुडे बीइंग संडे। नाउ दैट इज अंडरस्टैंडेबल, राइट, दैट मेक्स सम सेंस। टुडे बीइंग संडे वी आर ईटिंग आउटसाइड, दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है इसने, पर दोनों में सेंस बन रही है। वी आर ईटिंग आउटसाइड भी सेंसिबल है, टुडे बीइंग संडे भी सेंसिबल है। सो दिस वन इज एन एक्सेप्शन टू द बेसिक रूल ऑफ फ्रेजेस। देन एडवर्बियल, इसमें एडवर्ब्स आएंगे, जैसे टू एक्सेल इन स्टडीज वी हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड। तो ये आपके जो एक्शन है उसको मॉडिफाई करके बता रहा है। देन यू हैव पार्टिसिपल फ्रेज। A participle phrase consists of a participle, which is a word formed from a verb and acts like an adjective. Participle basically क्या है, ये एक verb है जो कि एक्चुअली में एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, मतलब कि मॉडिफाई करता है या फिर ब्यूटिफाई करता है सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल द न्यूली कंस्ट्रक्टेड, अब ये अपने आप में है तो वर्ब, नई कंस्ट्रक्शन अपने आप में वर्ब है,
लेकिन न्यूली कंस्ट्रक्टेड टुगेदर बिकम्स एन एडजेक्टिव। ये उसके बारे में, नेचर के बारे में बता रहा है ना कि अभी अभी बनी है। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग इज लार्ज एंड स्पेशियस। तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ये कुछ टाइप्स हैं फ्रेजेस की। आपसे बेसिकली एग्जाम में कोई टाइप्स नहीं पूछेगा एज सच, है ना, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि टाइप्स आइडेंटिफाई करो, बट दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अगेन, क्योंकि ये बेसिक्स की क्लास है तो हम प्रॉपरली आपके जो बेसिक्स हैं उनको टच करेंगे ताकि उनमें आप कोई गलती ना करो। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? आपको इनमें से फ्रेज पिकअप करके बताना है कि उसमें एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या नाउन फ्रेज है। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि फ्रेज है कौन सा। तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? फ्रेज का मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया है कि वो खुद में मीनिंगलेस होगा। फ्रेज अपने आप में मीनिंगलेस होगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट और फिर उसकी टाइप बतानी है आपने मुझे। तो नंबर वन सेंटेंस है, ही स्पीक्स लाइक अ बॉर्न ओरेटर। तो इसमें कौन सा पार्ट फ्रेज है और उसकी क्या टाइप है, आप ये बताएंगे। या फिर आज के लिए आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा पार्ट फ्रेज है, जस्ट आइडेंटिफाई द फ्रेज। हम ये टाइप्स वाला इसमें से कट कर देते हैं क्वेश्चन में से पार्ट। आप सिर्फ ये बताओ कि इनमें से फ्रेज कौन सा है। ही स्पीक्स लाइक अ बॉर्न ओरेटर, इसमें आप ढूंढो फ्रेज कौन सा पार्ट है। वीडियो को पॉज करो और फिर आंसर करो। व्हाट डू यू थिंक इज द फ्रेज? इस इस पार्ट में, इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट फ्रेज है? Okay, so the phrase in first part is like a born orator. Like a born orator. ये अपने आप में क्या है? मीनिंगलेस है। ही स्पीक्स भी अलग से हो जाएगा, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये मीनिंगफुल बन जाएंगे। नेक्स्ट, इट ग्रीव्ड मी टू हियर ऑफ योर इलनेस। इट ग्रीव्ड मी टू हियर ऑफ योर इलनेस। अब इसमें आप ढूंढो कौन सा फ्रेज है। मीनिंगलेस पोर्शन ढूंढना है आपने, ढूंढो कौन सा फ्रेज है। क्या, कौन सा वाला पार्ट इस सेंटेंस का फ्रेज बनेगा? तो फ्रेज बनेगा टू हियर ऑफ योर इलनेस, क्योंकि ये वाला पार्ट मीनिंगलेस है। इसको आप सेंटेंस से अलग करके पढ़ो, टू हियर ऑफ योर इलनेस डजंट मेक एनी सेंस। थर्ड, बियॉन्ड अ डाउट दिस मैन इज ऑनेस्ट। बियॉन्ड अ डाउट दिस मैन इज ऑनेस्ट। अब इसमें आप ढूंढो कौन सा पार्ट फ्रेज है। कौन सा पार्ट फ्रेज है? क्या आएगा इसका आंसर? मीनिंगलेस चीज देखनी है आपने। द आंसर विल बी बियॉन्ड अ डाउट। इसको निकाल दोगे तो ये वाला पार्ट एकदम मीनिंगलेस है। नेक्स्ट, ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। अब इसमें कौन सा फ्रेज है? इसमें फ्रेजल पार्ट कौन सा है? द आंसर विल बी इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि ये अलग से मीनिंगलेस हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वन द प्राइज बाय मीन्स ऑफ ट्रिकरी। ही वन द प्राइज बाय मीन्स ऑफ ट्रिकरी। अब इसमें कौन सा फ्रेज है? इस पार्ट में कौन सा पार्ट फ्रेज है? आइडेंटिफाई करो। तो इसमें बनेगा बाय मीन्स ऑफ ट्रिकरी, क्योंकि ये अलग से क्या है? मीनिंगलेस है। नेक्स्ट, डू नॉट टॉक लाइक दैट। इसमें कौन सा पार्ट फ्रेज है? डू नॉट टॉक लाइक दैट। कौन सी चीज फ्रेज है इसमें? कौन सा पार्ट फ्रेज है इसमें? सो द आंसर इज लाइक दैट।
आंसर इज लाइक दैट, क्योंकि ये अलग से मीनिंग देता है। लाइक दैट का क्या मतलब है? अलग से कुछ भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट, आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू प्ले दिस गेम। आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू प्ले दिस गेम, इसमें फ्रेज क्या है? व्हाट इज द फ्रेज इन दिस सेंटेंस? So the phrase in this sentence is forgotten how to. Forgotten how to. अगर हाउ टू प्ले दिस गेम देखें तो ये तो क्वेश्चन बन गया, दिस इज प्रिटी सेंसिबल, तो यहां आएगा forgotten how to. नेक्स्ट, he gained their in affection in spite of many faults. तो ये वाला जो सेंटेंस है वो ये वाले सेंटेंस से सिमिलर है. योर आंसर विल बी इन स्पाइट ऑफ मेनी फॉल्ट्स. इन स्पाइट ऑफ मेनी फॉल्ट्स, ये बन जाएगा आपका फ्रेज. नेक्स्ट, आई डू नॉट एक्सपेक्ट सच ट्रीटमेंट एट योर हैंड्स. आई डू नॉट एक्सपेक्ट सच ट्रीटमेंट एट योर हैंड्स. अब इसमें कौन सा फ्रेज है? इसमें कौन सा पार्ट फ्रेज है? योर आंसर विल बी ट्रीटमेंट एट योर हैंड्स. ट्रीटमेंट एट योर हैंड्स. नेक्स्ट है, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड. He speaks too fast to be understood. So what do you think should be the phrase over here? Too fast to be understood, है ना? तो too fast to be understood तो sensible हो जाएगा. तो too fast. Too fast क्या है? Phrase है. Too fast is a phrase over here. So these were a few questions on your phrases. अब हम next part पे चलते हैं जो कि हैं आपके idioms. Now idioms क्या है? An idiom is a group of words which mean something different from its literal meaning. Different from its literal meaning. जैसे फॉर एग्जाम्पल इडियम है ना, बुल इन अ चाइना शॉप. तो लिटरल मीनिंग तो ये बन जाएगा कि चाइना शॉप के अंदर कोई बुल चला गया है. दैट डजंट, इट इज नॉट रियली द मीनिंग ऑफ दैट इडियम, है ना. उसका मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन, टू कॉज डिस्ट्रक्शन. अब बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब ये नहीं है कि आप शॉप के अंदर कोई बुल चला गया है. ठीक है. तो ये क्या है? ये मीन करता है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग. उसके लिटरल मीनिंग से उसका मतलब कुछ अलग होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, टू पीज इन अ पॉड. ये भी क्या है? इडियम है. टू पीज इन अ पॉड, ये क्या है? इसका मतलब होता है सेम या अलाइक, एक जैसे. या फिर ये देखो, अ काउच पोटेटो, ये भी आपने सुना होगा इडियम, काउच पोटेटो. तो काउच पोटेटो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि सोफे के ऊपर आलू पड़ा है ना. काउच पोटेटो का मतलब होता है somebody हु इज लेजी. तो बस बैठ के देख रहा है चीजों को, लेजी. ठीक है. तो इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना हमने हमने इसका एक्चुअल मीनिंग देखना है. तो यहाँ आप कुछ टाइप्स है इडियम्स की, ये मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये स्लाइड डाली है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट. तो इनके कई वेराइटीज हैं. पहला है बाय मीनिंग. जैसे यू आर अ पेन इन द नेक, ये एक्चुअली में पेन इन द नेक के साथ ही एसोसिएटेड है. मतलब कि जैसे आपके जब गले में दर्द होती है तो हमें कितनी इरिटेशन होती है. तो यू आर अ पेन इन द नेक मीन्स यू आर एन इरिटेटिंग पर्सन. तो ये इसके मीनिंग के क्लोज है. दूसरा है बाय वर्ब और एनी अदर की वर्ड. जैसे कि मेक वर्ड से कुछ इडियम्स बने हुए हैं, लाइक पॉलिटिशियंस आर ऑन द मेक, है ना, ऑन द गो, ऐसे करके. फिर कुछ बाय ग्रामर या स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डोंट पोक योर नोज इनटू, है ना. या फिर इट हैपेंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. आफ्टर हॉलिडे इन इटली टॉम वॉज एज ब्राउन एज अ बेरी. तो ये सब क्या है? ये बाय स्ट्रक्चर बने हुए हैं इडियम्स. इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये अलग टाइप है. या फिर कुछ इडियम्स क्या है? यूफिमिज्म्स होते हैं, यानी कि अवॉइडिंग वर्ड्स विच में ऑफेंड समवन और बी अनप्लेजेंट. लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू पाउडर माई नोज. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाक के ऊपर पाउडर लगाने जा रही हूँ, बिकॉज आई मीन व्हाट इज द सेंस बिहाइंड दैट थिंग. बट इसका मतलब ये है कि मैं I would like to excuse myself because I might want to use the washroom or something, है ना. तो this is just what? This is just a polite way of saying things जो कि किसी को uncomfortable कर सकती है, right?
तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई हैव ब्रॉट टू यू 30 इडियम्स। जैसे मैंने आपको बोला, मैं इडियम्स की अलग से भी एक क्लास लेके आऊंगी जिसमें हम इनको अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ इडियम्स लेके आई हूँ। जैसे पहला है ब्लाइंड डेट। ये तो आप, आई एम श्योर आप सबने सुना हुआ होगा, बट देन अगेन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं सुना। अ ब्लाइंड डेट इज व्हाट? इट्स अ डेट वेयर द टू पीपल हैव नेवर मेट बिफोर। यानी दो एकदम स्ट्रेंजर लोग सोचते हैं कि हम मिलेंगे, तो वो वाली डेट क्या होती है? ब्लाइंड डेट होती है। देन गेट अलोंग विद, मतलब टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन। शी गेट्स अलोंग विद हिम, दोनों की आपस में बहुत बनती है ना? बोल देते हैं ना इनकी तो बहुत बनती है, तो वो उसका मीनिंग है टू गेट अलोंग विद। नेक्स्ट, किक द बकेट। इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना, टू किक द बकेट। देन ऑड बॉल, इट्स अ वियर्डो और अ स्ट्रेंज पर्सन, ग्रुप में से एकदम अलग से कोई बंदा। नी जर्क रिएक्शन, क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है ये हमारा, है ना? रिफ्लेक्स पे एक्ट करते हैं हम, तो रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। हैंग इन देयर मीन्स डोंट गिव अप। देन पुल योर सेल्फ टूगेदर, तो इसका मतलब होता है टू काम डाउन, टू गैदर योर सेल्फ। सो फार सो गुड, ये काफी इजी है, थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। देन डाउन टू अर्थ मीन्स सेंसिबल एंड रियलिस्टिक। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, यानी कि द शो हैज कम टू एन एंड, इट्स ऑल ओवर। लास्ट स्ट्रॉ, फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि आपका लास्ट एग्जाम फॉर एग्जाम्पल। देन जॉइन एट द हिप, मतलब टू बी एक्सेप्शनली क्लोज टू समवन, बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसा। एल्बो ग्रीज, यानी कि हार्ड फिजिकल एफर्ट, ये डी नहीं टी आएगा यहाँ पे, हार्ड फिजिकल एफर्ट। नेक्स्ट, 40 विंग्स, मतलब कि एक शॉर्ट नाप, छोटा सा नाप, जैसे दोपहर में जैसे अब हम बोलने लगे ना पावर नाप, तो पावर नाप का इडियम है 40 विंग्स। बैरल ऑफ लाफ इज समवन हु इज वेरी फनी। नेक्स्ट, ओल्ड एज द हिल्स, pretty self explanatory, someone who is very old. In the doghouse means to have some unhappy, someone unhappy with you, कोई ऐसा आप किसी, मान लो आपका दोस्त बहुत ज्यादा अपसेट है और आप उसके पास गए हो, तो दैट इज समथिंग सिमिलर टू बीइंग इन द डॉग हाउस। देन अप फॉर ग्रैब्स, अवेलेबल फॉर एनीवन। स्प्लिट हेयर, आर्ग्यू और वरी अबाउट स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना। राउंड द बेंड, यानी कि क्रेजी या इनसेन। सी आई टू आई इज टू अग्री और टू कॉन्कर समथिंग। देन ब्रेक अ लेग, विच मीन्स गुड लक। बॉल बीइंग इन योर कोर्ट का मतलब है इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन ऑफ स्टेप, आपका डिसीजन है। नेक्स्ट, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। 26th इज बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब कि शुक्र करना कि चले गए, है ना? कोई मूवी भी आई थी ना ऐसे, अतिथि तुम कब जाओगे, सो द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम। Next is don't judge a book by its cover. This is something I preach a lot as well. Don't judge something primarily by its appearance. किसी की शक्ल देख के उसके बारे में जजमेंट नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट, थैंक्स टू, मतलब कि ड्यू टू। सो आई क्लियर्ड माई एग्जाम थैंक्स टू स्टडी फंडर टीम, तो मतलब कि ड्यू टू देयर एफर्ट्स। नेक्स्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट, ये हमने पहले ऊपर भी कर लिया। इट इज अप टू यू टू मेक अ डिसीजन और टेक अ नेक्स्ट स्टेप। तो मैं आपके लिए आगे और भी इडियम्स लेके आऊंगी, डोंट वरी, इतने से नहीं होगा, मुझे भी पता है, जस्ट ब्रॉट इट एज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। नेक्स्ट, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज इडियम्स पे। तो पहला है, अ वीडियो कॉल फ्रॉम माय फेवरेट स्टार ऑन माय बर्थडे वाज अ कंप्लीट सरप्राइज। इसके लिए आप कौन सा इडियम चूज करोगे? अ डैम्प स्क्विब, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ फील्ड डे या अ मेयर्स नेस्ट। चार ऑप्शन है, कंप्लीट सरप्राइज के लिए कौन सा इडियम यूज करोगे? चूज फ्रॉम द फोर ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू। क्या लगता है आपको? क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ आपका आंसर आएगा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका मतलब होता है एकदम कंप्लीट सरप्राइज। नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑन द वर्ल्ड पॉपुलेशन पब्लिश्ड इन टुडेज जर्नल इज अ डुप्लीकेट ऑफ व्हाट वाज पब्लिश्ड ऑन द अदर डे। डुप्लीकेट के लिए कौन सा आप यूज करोगे इडियम?
on tenterhooks, and Ananias, dead ringer, a wee bit. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? What do you think? What do you think should be your answer? So the answer will be an Ananias, मतलब कि मिलता जुलता कुछ. Next, even though he is a learned person, he talks nonsense when it comes to morality and integrity. Talk nonsense का idiom, talk through one's hat, bark up the wrong tree, like a cat on hot bricks, या show a clean pair of heels. इन चारों में से कौन सा आंसर बनेगा इसका? Sorry, this happened by mistake. तो ये वाले क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस हैं. व्हाट डू यू थिंक शुड बी योर आंसर? क्या होना चाहिए आपका आंसर? सो आंसर विल बी टॉक थ्रू वंस हैट. इसका मतलब होता है टू टॉक नॉनसेंस. ठीक है. नेक्स्ट, द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन. अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए क्या है? थ्रोन आउट ऑफ गियर, हार्प्स ऑन द सेम स्ट्रिंग, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, या swallowing अ बिटर पिल. इनमें से कौन सा इडियम अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए यूज किया जाएगा? What do you think should be the answer? क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे? द आंसर विल बी लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. मछली को पानी में से निकाल दो तो उसके लिए भी काफी अनप्लेजेंट हो जाएगी सिचुएशन, है ना? तो ये है उसका इडियम. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हैव टू फेस द रिस्क इन ऑर्डर टू अटेन सक्सेस इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, या फिर इवन डिफेंस एग्जाम्स, डेफिनेटली, है. तो अब आप इसका टू फेस द रिस्क का इडियम बताओ. टू बेल द कैट, टू निप इन द बड, टू टेक वन टू टास्क, अ हार्ड नट टू क्रैक. इनमें से कौन सा आंसर आएगा? रिस्क के लिए आप कौन सा इडियम चूज करोगे? देखो, इसको पॉज करो, सोचो और फिर आंसर बताओ. क्या आंसर आएगा यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? सो द आंसर विल बी टू बेल द कैट, है ना? बिल्ली के गले में रिंग डालना. तो ये टॉम एंड जेरी आपको याद होगा, है ना? तो इसमें भी टास्क होता था कि जेरी को टॉम के गले में बेल डालनी है. कितना रिस्क होता था. सेम, इससे याद रखो, टू फेस द रिस्क का मतलब टू बेल द कैट. नेक्स्ट, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, द ट्रिक्स यूज्ड इन द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट yielded नो रिजल्ट. नो रिजल्ट के लिए बताओ क्या? gained ground, no avail, throwing cold water on anything, reaped the harvest. What do you think should be the idiom for yielded no result? क्या idiom आना चाहिए? मैं थोड़ी उल्टी असाइनमेंट लेके आई हूँ आपके लिए. लोग जनरली idiom डाल के पूछते हैं ना मीनिंग, तो मैंने उल्टा कर दिया. ऐसे याद करना इजी है. So what do you think should be the answer? The answer will be throwing cold water or anything. ठंडे पानी में डाल देना. सुना होगा आपने, ठंडे बस्ते में डाल दिया. इसका मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं निकला. Next, Mary had a bad experience in a relationship in the past. Now she is in a state of confusion whether she should marry someone or not. A state of confusion के लिए idiom all at sea, wrapped one's brain around, playing ducks and drakes, at one's beck and call. ये थोड़ा complicated है. इसका आंसर सोचो क्या होगा? A state of confusion. क्या आंसर आएगा? Answer will be wrap one's brain around. Next, being an atheist, he differs strongly with his parents' teachings on principles and the idea of the Almighty. Differ strongly. अब इसका आप देखो, call a spade, burn the midnight oil, at loggerheads, या keep one at bay. कौन सा idiom आएगा? What do you think should be the answer? क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे?
What do you think should be the answer? The answer will be at loggerheads, मतलब कि डिफर करना. She has to begin gaining experience if she wishes to join the media industry. To begin gaining experience, इसका क्या idiom आएगा? Cost an arm and a leg, get one's feet wet, cross one's T's and dots, or to sit on the fence. इनमें से कौन सा idiom आएगा? To begin gaining experience के लिए हम कौन सा idiom यूज करेंगे? What do you think should be the answer? क्या आना चाहिए आंसर? आंसर आएगा टू गेट वंस फीट वेट. Last question. A large crowd was anticipated for the art exhibition by the organizers, but it did not happen. तो anticipation के लिए कौन सा idiom है? Break down, a house of cards, on the cards या keep up with. इन चारों में से कौन सा idiom आएगा? What do you think should be the answer? So the answer will be on the cards. Anticipation का मतलब होता है to be on the cards. सो इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ खत्म होता है और अब है आपकी डेली वोकैबुलरी. तो सबसे पहला वर्ड है एक्सपंज, जिसका मतलब होता है मिटाना, ऑब्लिटरेट और रिमूव कंप्लीटली. नेक्स्ट है डिटेरेंट, यानी कि हतोत्साह करने वाला, और समथिंग दैट डिस्करेजेस यू, आपको कुछ करने से रोकने वाली चीजें. देन इनएफेबल, यानी प्रशंसातीत, मीनिंग टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड, बहुत ज्यादा खास कोई चीज. नेक्स्ट सेमिनल, मतलब कि लाभदायक, यानी कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग योर लेटर डेवलपमेंट्स. देन इज प्रीपॉन्डरेंस, प्रमुखता, मतलब द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इंपॉर्टेंस. देन यू हैव प्रोटीन, रूपांतरणीय, यानी टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रीक्वेंटली और इजीली. देन मायर, यानी कि मुसीबत में फंस जाना, इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. देन यू हैव इनोक्यूअस, यानी कि अहानिकार, नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, विच इज हार्मलेस. दिस विल बी हार्मलेस. देन पॉसिटी, मतलब न्यूनता, the presence of something in only small or insufficient qualities. And finally you have shrewd, मतलब कि कुशल, यानी having or showing sharp powers of judgment or an astute. ठीक है, ये है आपकी डेली वोकैबुलरी. आपको इसमें से एक वर्ड चूज करके मुझे कमेंट करना है, उसका सेंटेंस बना. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर. आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इडियम्स और फ्रेजेस के टॉपिक पे. आई विल ब्रिंग यू मोर क्लासेस ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि इसकी थ्योरी से ज्यादा इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. तो हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो और आप ज्यादा से ज्यादा इडियम्स और फ्रेजेस के यूज टू हो सके. And you can avail our PDFs for 99 rupees only on our app, जिसपे आपको क्लास के PDFs और असाइनमेंट्स मिलेंगी करने के लिए, राइट. एंड आज का आपका काम है कि मुझे अपने डेली वोकैबुलरी का जो वर्ड है उसका सेंटेंस बना के देना है, किसी भी एक फेवरेट वर्ड का. और दूसरा, मुझे आप अपने मार्क्स बताओगे एज यूजुअल, आपने कितना स्कोर किया, राइट. So thank you so much for listening to the class. I'll see you in the next class tomorrow. Thank you so much. Have a great day.